नमस्कार साथियों, भारत की बात में आपका स्वागत है। साथियों, याद कीजिए 1947 जब भारत का विभाजन हुआ था और भारत को स्वतंत्रता भी मिली थी। लेकिन पहले भारत का विभाजन हुआ था भारत और पाकिस्तान के रूप में। उस समय में एक दृश्य को आप देख सकते हैं। उस दृश्य में यही दिखाई पड़ता है कि किस तरह लोग पाकिस्तान से भारत की ओर और भारत से पाकिस्तान की ओर जा रहे थे। आज कोई मंजर उससे अलग नहीं है, लेकिन अंतर यही है कि भारत का एक बार फिर से विभाजन हो गया है, शहरी और गांव के रूप में। मजदूरों को अब देखिए, फटेहाल, नंगे, बच्चों को कंधे पर उठाए हुए, पैर घिसता हुआ, कई सारी तकलीफ़ों को झेलता हुआ अपने गांव की ओर जा रहे हैं। किसी के रोके से नहीं रुक रहे हैं, सिर्फ भरोसा है कि किसी तरह अपने गांव पहुंच जाएं और वहां पहुंचकर अपने जीवन को रक्षा करेंगे। आप उस दृश्य को देखिए कि जिस तरह से अभी आप लॉकडाउन में जो कुलीन्स हैं, जो शहरी अपने को समझते हैं, वो घर में बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कल सही होगा। लेकिन जो मज़दूर हैं वो निकल पड़े हैं, धूप में, छाँव में, रात में, दिन में, एक ही सपना, गाँव पहुँच जाए। इस बीच सरकार ने कई घोषणा की, 20 लाख करोड़ रुपए की, लेकिन फिर भी इन्हें भरोसा नहीं। सरकार की तरफ से कई प्रयास किए गए कि इनको समझाएं, काफ़ी वायदे भी किए गए, लेकिन इनको सरकार के किसी भी वायदे पे भरोसा दिखाई नहीं पड़ रहा है। आखिर क्यों? मजदूरों और कामगारों को आखिर सरकार पर भरोसा क्यों नहीं? ये इसके एक नहीं, कई सारे कारण हैं। अभी आप देखिए कि फैक्ट्री मालिकों ने इनसे नाता तोड़ लिया, कंपनियां बंद हो गई और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अब मेरे पास काम नहीं है, जब काम होगा तब आना। दूसरी तरफ देखिए, मकान मालिक ने सामान फेंक दिया रास्ते पे, घर में खाना नहीं। सरकार ने कहा कि उनको सरकार की तरफ से राशन मुहैया किया जा रहा है, उनके लिए व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन धरातल पर देखें तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई पड़ा। हाँ, कहीं कहीं कुछ न कुछ ज़रूर राहत दी गई, लेकिन इसके बाद भी उनकी कोई भी जो मजबूरियां थी वो कम होने के नाम नहीं लिया। सबसे बड़ी बात तो अब ये हो गई कि 9 राज्यों ने श्रम कानून में बदलाव लाने का फैसला ला दिया। उत्तर प्रदेश ने तो अध्यादेश भी जारी कर दिया। अब ये श्रम कानून में बदलाव क्या है, इसको देखिए, और क्यों नहीं मजदूर मजबूर हो जाए घर भागने को लेकर। साथियों, 9 राज्यों का प्रस्ताव पर अगर देखें तो उसमें यह है कि अब मजदूरों को जो काम करने का अधिकार मिला हुआ था, अब वो नहीं रहेगा। 3 साल के लिए इसे सस्पेंड किया जाने की बात कही गई है। उसमें काम के घंटे जो पहले 8 घंटा हुआ करता था, अब 12 घंटे होंगे। मजदूरों को कोई भी बुनियादी सुविधा देने के लिए कंपनी मालिक बाध्य नहीं होंगे। वो जब चाहे मजदूरों को निकाल सकते हैं, और यहाँ तक कि मजदूर अपनी आवाज़ कहीं पर उठा नहीं सकते हैं। इस तरह के श्रम कानून में परिवर्तन लाने के लिए सरकार ने इसमें प्रस्ताव रखा है और इसको लेकर काफ़ी तेज़ी से मंथन हो रहा है। इसमें सरकार की ओर से यही कहा जा रहा है कि जिस तरह से कोरोना को लेकर औद्योगिक जो विकास खत्म हुए हैं, धरातल पर आ गए हैं, उसको उठाने के लिए ये कदम अनिवार्य है। लेकिन अनिवार्य क्या है? तो कंपनी मालिकों को पूरा अधिकार दो कि किस तरह से उन्हें अपने बेनिफिट को आगे लाना है, लेकिन मजदूरों के अधिकार की बात यहाँ नहीं की जा रही है। देखिए, पहले हम लोग ने देखा है कि आप भी देखे होंगे कि राहत पैकेज जब आपात स्थितियाँ होती थी तो हेलीकॉप्टर के द्वारा खाने पीने की वस्तुएं, बुनियादी चीज़ें उन्हें भेजी जाती थी, फेंके जाते थे, लोग वहाँ उसका उपयोग करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब उन्हें अपना नाम रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, खाता खुलवाने पड़ेंगे, बैंक से उनके पास लोग जाएगा, वेरिफिकेशन होगा, तब जाकर मिलेगा। हालांकि सरकार ने 10 केजी अनाज 2 महीने तक देने का ऐलान किया है। कहीं कहीं उसका क्रियान्वयन भी देखने को मिल रहा है। अच्छी बात है, उन्हें मिलना चाहिए, लेकिन ये कब तक मिलेगा? 2 महीने। 2 महीने के बाद फिर क्या होगा? क्योंकि जिस तरह से आपात स्थिति बढ़ती चली जा रही है, उसमें नहीं दिखता कि आने वाले 2 महीने के बाद भी स्थितियाँ संभलेगी। तो सरकार को नहीं चाहिए कि इंस्टेंट, मतलब तुरंत
जिस प्रकार से राहत मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं दिखाई पड़ रहा है। अब चलते हैं दूसरी तरफ। देखिए, अब पहले भी सरकार ने किसान जो सम्मान निधि था 6,000 किसानों को देने के लिए, 6,000 प्रति वर्ष के रूप में, लेकिन इलेक्शन के समय में तो मिल रहा था, अभी भी कदा कदाए मिलता जा रहा है, लेकिन उसे भी आप कहें अगर आपके पास में पहुंचा, आपके जेब में पहुंचा तो बहुत अच्छी बात है। नहीं पहुंच रहा है तो एक सवाल आपके लिए भी बनता है कि इस तरह से जो घोषणाएं होती है उसके क्रियान्वयन होता है कि नहीं होता है। सरकार ने काम तो अपना कर दिया, लेकिन नीचे के जो अधिकारी हैं वो कहाँ तक पहुँचाते हैं इस बात को, वो भी देखना पड़ेगा। अब चलते हैं दूसरी तरफ, एमएसएमई, जिसमें मजदूरों को सबसे अधिक नौकरी मिलती है। मजदूर का मतलब सिर्फ मजदूर ही नहीं, जो कामगार हैं उसमें कई सारे तबके हैं, लेकिन अभी हम मजदूर की ही बात करते हैं। तो एमएसएमई में सबसे अधिक मजदूरों को काम मिलता है, लेकिन सरकार ने 3,70,000 करोड़ देने की घोषणा की, और उन्हें किस तरह से मिल रहा है? तो बैंकों के थ्रू उन्हें लोन मिलेगा, और इसमें पहले एमएसएमई 20 लाख के दायरे में आता था, जो सबसे माइक्रो कंपनियां होती थी जिसमें 10-15 का जो कर्मचारी काम करते थे, लेकिन अब उससे सरकार ने बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया है, यानी कि एक ऊपर के लेवल के जो कंपनियां हैं वो भी इसी के दायरे में आ गया। तो अब जब लोन लेने की बारी आएगी तो 20 लाख वाले जो कंपनियां हैं वो पीछे पड़ जाएंगे, और लेकिन बड़ी जो कंपनियां हैं वो आगे बढ़ के उसको जो फ़ायदा है वो उठा लेंगे। लेकिन देश में क्या होगा? इससे मजदूरों को क्या नौकरी मिल जाएगी? शायद एक सवाल यह भी है। डिफ़ॉल्टर बढ़ेंगे। एक बात और याद करिए कि एमएसएमई में जो कंपनियां हैं वो लाखों में हैं, कई लाखों में हैं, लेकिन जो योजना के तहत जो पैकेज है वो इतना बड़ा नहीं है कि सभी को मिल जाएगा। सभी को नहीं मिलेगा, कुछ को मिलेगा। इसमें होगा क्या? पहले से ही एमएसएमई की कंपनियां कर्ज तले दबे हुए हैं। उन्हें राहत पैकेज अगर देना ही था तो तत्काल उन्हें देते, जिससे कि कंपनियां उसकी चलती रहती और मजदूर को भी भागने का मौका नहीं मिलता और काम उसके जल्दी ही उससे मिल जाता। लेकिन वो काम नहीं किया गया। अब उन्हें ऋण मिलेगा, फिर वो ऋण लेंगे, फिर लोगों को बुलाएंगे, फिर काम मिलेगा। तो इसमें एक शंकाएँ ये भी है कि बहुत सारी कंपनियां डिफ़ॉल्टर साबित हो रही है, और आज हम उन्हें पैकेज देते हैं तो कल फिर वो डिफ़ॉल्टर होंगे। चलिए अब देखते हैं कि बिजली वितरण कंपनी को क्या मिला। देखिए, यहाँ पर एमएसएमई से मैं इसे जोड़ना चाहता हूँ कि एमएसएमई को जितना फ़ायदा पहुँचता उतना मजदूरों को फ़ायदा पहुँचता, लेकिन बिजली वितरण कंपनी में ऐसी बात नहीं है। लेकिन इन्हें 90,000 करोड़ का राहत पैकेज दिया गया है। एक दूसरी बात यह भी है कि जब बिजली बिल में 1 रुपये का कोई भी राहत आदमियों को, उपभोक्ताओं को नहीं दिया जा रहा है, तो इतनी बड़ी रकम इन्हें देने का क्या मतलब बनता है? लेकिन इन्हें राहत पैकेज दिया गया है क्योंकि इसमें अडानी, अंबानी, टाटा जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां काम करती है। तो इसको राहत पैकेज का मतलब क्या समझा जाए? जबकि बड़ी कंपनियों के पास वैसे ही एनपीए के बहुत सारे पैसे, यानी कि पिछले एपिसोड में मैंने ये कहा था कि लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का एनपीए इन्हीं जैसे कंपनियों के खाते में पड़ा हुआ है, जिसे ये वारे न्यारे कर दिए हैं। चलिए कोई बात नहीं, इससे देखा जाएगा। अब मिडिल क्लास की बात करते हैं। मिडिल क्लास जो अभी लॉकडाउन में घर में बंद होके नए नए जो बातें कर रहे हैं, कल उनकी भी हालत ऐसे ही मजदूरों की तरह होने की संभावनाएं दिखती है, अगर कोरोना का प्रकोप इस तरह से चलता रहा है और सरकार राहत मामले में जिस तरह से साहूकारी कर रही है वैसे करता रहा तो। देखिए, यहाँ पर आयकर रिटर्न में भी देखा गया है कि उनमें भी तात्कालिक छूट दी गई है, लेकिन उनको भरपाई बाद में उन्हीं को करनी पड़ेगी। साथ ही अगर मकान का अगर लोन देखें तो उसमें भी 3 महीने से 6 महीने किया गया, लेकिन भरपाई कौन करेगा? वही आदमी करेगा। इसमें कायदे से अगर होता तो सरकार को कम से कम ब्याज को कहीं न कहीं माफ़ कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार का यह काम अच्छा दिखाई तो पड़ रहा है, लेकिन धरातल पर उतरे, ये सबसे बड़ी बात है। देखिए, विपक्षी पार्टियों का भी आरोप है कि सरकार ने जो एक कदम उठाया है यह एक मायाजाल है, और कर्जों का एक जो मायाजाल बुना जा रहा है ये गरीबों के लिए ठीक नहीं होगा। तो राज्य सरकारें भी
केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है कि उनके हिस्से के जो राहत के काम करने थे, उन्हें भी केंद्र अपने ही हिस्से में गिना रही है, जो अच्छा नहीं है। जीएसटी का पैसा उन्हें नहीं मिल रहा है, जिस कारण से जो वेतन नहीं दे पा रहे हैं। तो इस तरह की सारी बातें हैं जिसको लेकर सवाल उठाए जाते रहे हैं और आगे भी उठते रहेंगे। लेकिन देखिए जो यहाँ से मज़दूर गाँव की ओर जा रहे हैं, आखिर वो गाँव में करेंगे क्या? एक मनरेगा है जो कि कुछ समय के लिए या कि जीवन की जो नई डोर है उसे आगे बढ़ाने के लिए काम तो मिलेगा, लेकिन वो भी कितने को मिलेगा, क्योंकि जनसंख्या काफ़ी बढ़ती चली जा रही है। तो ऐसे में ज़िंदगी किस करवट बैठेगी ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन उम्मीद की डोर बांधे रहना चाहिए। ठीक हो जाएगा, समय सब कुछ ठीक कर देता है। ज़िंदगी रहेगी तो सब कुछ रहेगा और आगे भी कहीं न कहीं कह सकते हैं कि नई मंजिल को ढूंढते रहना चाहिए। देखिए, एक बात ज़रूर यहाँ पर है कि सरकार की तरफ से कोरोना जो वॉरियर को लेकर पहले तालियां बजाई गई, फिर सीटियां बजाई गई, फिर आतिशबाजी की गई और बाद में फूलों की वर्षा हुई। काश अगर रोटी की वर्षा इस गरीबों पर जो लाइन लगाकर गांव की ओर जा रहे हैं, रोटी की वर्षा करवा दी जाती तो कितना अच्छा होता, कितनों को जानें बचती। 300 लोग तो अभी तक आज की डेट तक नहीं मरे होते। तो ये कहीं न कहीं बेदिली दिखाई पड़ रही सरकार की ओर से। साथियों, हम किसी पक्ष और विपक्ष की बात नहीं करते, हम सीधे भारत की बात करते हैं। हमारा मकसद है कि भारत की असल तस्वीर आपके सामने लाने का और साथ मिलकर भारत की बात करने का। हमें ना सत्ता पक्ष और ना ही विपक्ष से कुछ लेना देना है, हमें तो सिर्फ आपसे सरोकार है। तो आइए भारत की बात भारत के सामने रखते हैं। साथियों, भारत की बात को एक मुहिम बनाने के लिए और भारत की बात को भारत के सामने लाने के लिए आपका सहयोग सबसे अधिक ज़रूरत है। आप सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।